मित्रों नमस्कार। संजय सर्च क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय संबंधित आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ में बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, और जो टेट सुपर टेट में 3-4 नंबर का साहित्य से आता है उसमें भी आपकी हेल्प मिलेगी। ठीक है, यहाँ से देखिए हम आपको आज का संबंधित 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर सबसे अच्छा प्रश्न बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वी रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो मित्रों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। यहाँ से एक प्रश्न आपको मिल जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसके लेखक चंद बरदाई हैं। ठीक है, फिर देखें पृथ्वीराज रासो से संबंधित डॉक्टर बूलर ने प्रमाणित अप्रमाणित की करने के प्रयास में इसमें विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना मत दे करके प्रमाणित अप्रमाणिक या अर्थ प्रमाणिक की होड़ सी लग गई। ठीक है, तो इसमें देखें कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले, अप्रमाणिक मानने वाले या अर्थ प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों के नाम आप याद कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जब हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को मानते हैं, साथ साथ पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक भी सिद्ध करते हैं। तो प्रमाणिक में देखिए श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विश्वनाथ पांड्या, कर्नल टॉड। कैसे याद करेंगे? श्याम मिश्र पांड्या टॉड, श्याम मिश्र पांड्या टॉड, ये आपके प्रमाणिक हो जाएंगे। फिर अप्रमाणिक में रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीचंद हीराचंद ओझा, बूलर, मुरारिन दास। अर्थ कैसे याद करेंगे? अर्थ प्रमाणिक हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी चटर्जी, विजय ओझा। हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध हा में हा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय और दशरथ ओझा। आदि विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अर्थ प्रमाणिक माना है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, अधिकतर रामचंद्र शुक्ल का ही पूछ लेता है, लेकिन आप सबको देखते रहें, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में कौन है, अप्रमाणिक में कौन है या अर्थ प्रमाणिक में कौन है। ठीक है, फिर आगे चलें। अब देखें यहाँ से जो अच्छे प्रश्न बनेंगे, हम केवल अच्छे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? अब बताओ। 68 प्रकार के छंद का प्रयोग किया गया मित्रों, ध्यान दीजिएगा। और कितने सर्ग हैं? 69। यहाँ से प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहते हैं? सर्ग को समय भी कहते हैं, सर्ग या समय, खंड अध्याय नहीं कहते। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को सर्ग या समय कहते हैं। तो पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और 69 प्रकार के सर्ग या समय का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रमुख छंद हैं कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या। चंद बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान दीजिएगा कि छप्पय छंद का प्रवर्तक या विशेषज्ञ चंद बरदाई को, छप्पय छंद का विशेषज्ञ चंद बरदाई को माना जाता है। फिर देखें और जो प्रश्न आपके बनते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। यहाँ से प्रश्न बनता है, सुख सुखी संवाद पृथ्वीराज रासो की विशेषता है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, फिर आगे देखें। डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जनकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित कर दिया। हमने आपको बताया था
पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित करने वाले कौन हैं? तो डॉक्टर बूलर हैं, क्योंकि एक कश्मीरी कवि थे जैनक, उन्होंने लिखा था पृथ्वीराज विजय। जब पृथ्वीराज विजय लिखा था उसी के आधार पर उन्होंने पृथ्वीराज को अप्रमाणिक घोषित कर दिया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित करने वालों में सबसे पहले कौन है? तो बूलर। ठीक है, आगे चलें। हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आज बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन बीसलदेव रासो में मिलता है। बीसलदेव रासो कौन सा रस प्रधान है? तो आप जानते हैं सिंगार रस प्रधान है। इससे रचयिता कौन है? तो नरपतनाल है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने बीसलदेव रासो को वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कहा है। ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न बन जाते हैं। वीर का परंपरा प्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो को माना गया है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ इतने से आपके प्रश्न बन जाते हैं। फिर देखें, पृथ्वीराज रासो की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? कैमासबद्ध। पृथ्वीराज रासो की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इस पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण क्या है? समय। समय को सर्ग भी कहते हैं। हमने आपको बताया था पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसा प्रश्न बनता है। उसमें खंड रहेगा, अध्याय रहेगा, समय सर्ग रहेगा। तो आप समय सर्ग पर ही करिएगा। समय सर्ग की संख्या पूछेगा तो 69 69 समय सर्ग हैं। इसमें से एक कम कर दो तो 68 प्रकार के क्या हो जाएंगे? छंदों का प्रयोग पृथ्वीराज रासो में किया गया है। ठीक है, फिर आगे चलें। परमार रासो से प्रश्न निश्चित रूप से बनता है कि आलखंड किसमें है? तो परमार रासो है। इसके रचयिता कौन है? जगनिक हैं। अलाउद्दौला नामक 2 सरदारों का वर्णन किया गया है जो कि पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, आलखंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया था? यहाँ से प्रश्न बनता है। तो मित्रों 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। यहाँ से प्रश्न बनता है। और कौन सा प्रश्न बनता है कि आलखंड को कहाँ गाया जाता है? तो बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा क्षेत्रों में गाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम केवल अच्छे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके पेपर में बहुत लाभदायक होगा। फिर देखें, विद्यापति के बारे में जान लें। सबसे पहले विद्यापति गुरु का नाम पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरमिस पेपर में लिखा रहता है। विद्यापति गुरु का नाम हरमिस। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के दरभंगा जिले में, अब बिपसी नामक ग्राम में। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, फिर देखिए, ये जो क्रम पूछता है कभी कभी, तो विद्यापति का जन्म जो है 1350 में ईस्वी में हुआ था। विद्यापति का जन्म 1350 और खुसरो का जन्म 1253 में, 1253 ईस्वी। ठीक है, तो जब क्रम बनाने का आएगा तो सबसे पहले आपके हो जाएंगे खुसरो, उसके बाद तब विद्यापति होंगे ना, कि खुसरो का 1253 और विद्यापति का 1350। उसके पहले स्वयंभू, तब पुष्पदंत होंगे। ये क्रम बनाने का आता है, में तो ध्यान दीजिएगा। कवियों का क्रम, रचनाओं का क्रम हायर एजुकेशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये मान के चलो। यहाँ से प्रश्न आपके बहुत बनते हैं। तो कवियों का क्रम आप और रचनाओं का क्रम से कम 10 से 12 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखें, विद्यापति में संस्कृत में जो रचना लिखी हैं, शयो सर्वसार, गंगा वाक्यावली, शयो सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा आदि इन्होंने संस्कृत में लिखे हैं। आवहट्ट में लिखा कीर्तलता कीर्त पताका, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली में पदावली गोरक्ष विजय। पूछता है विद्यापति की प्रसिद्धि का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है? तो उनकी पदावली है मैथिली भाषा की। ठीक है,
मैथिली भाषा में रचित पदावली ही विद्यापति की सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्धि का आधार है। ठीक है, फिर देखें आगे। यहाँ से प्रश्न बनता है कि विद्यापति की पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है मित्रों? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा। ये अच्छा बहुत प्रश्न है। एक प्रश्न और अच्छा है कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाग कब किसने कहा? सिद्ध हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ से दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर एक कथन जो है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद की आध्यात्मिक संकेत बनाया है, वैसे विद्यापति ने इन पदों को भी, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहा है या विद्यापति के बारे में उन्होंने कहा है। ये जितने भी पॉइंट हैं एग्जाम के दृष्टि से बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर आगे चलें। विद्यापति को शैव संप्रदाय का कवि माना जाता है। ठीक है, विद्यापति की रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, तो कीर्तिलता भृंगी भृंग संवाद में हुई है, यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो रचनाएं हैं, तो कीर्ति पताका शिव सिंह के आश्रय में लिखा था इन्होंने। कीर्ति पताका यहाँ से बनता है मित्रों, ध्यान दें कि कीर्ति पताका जो है एक किसके आश्रय लिखा था? तो शिव सिंह के। ठीक है, और कीर्तिलता जो है यह कीर्ति सिंह के आश्रय में लिखा था। ठीक है, तो कीर्ति पताका बहुत इंपॉर्टेंट है, आसपास बन सकता है। ठीक है, फिर आगे चलें। खुसरो को हमने बताया था, खुसरो का जब जन्म क्रम के बाद लगाने को आएगा आपको, तो खुसरो को विद्यापति के पहले रखिएगा, तो खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था, विद्यापति का 1350 में। यहाँ से एक नंबर आपको नहीं मिल जाएगा। खुसरो का वास्तविक नाम पूछता है तो अबुल हसन, यहाँ से बस बन गया। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खड़ी बोली का आदि कवि, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, खड़ी बोली का आदि कवि खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे चलें। खुसरो जो रचनाएं हैं, खुसरो ने लगभग, इनके ग्रंथों की संख्या 100 है, लेकिन सबसे प्रमुख है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, तो सुखने, गजल, हालात एक कन्हैया भी है। हालात ए कन्हैया बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें नहीं दिया गया है। हालात ए कन्हैया, ठीक है, तो हालात एक कन्हैया भी अमीर खुसरो का है, मैं तो ध्यान दीजिएगा। फिर देखें, अमीर खुसरो ने पहेलियाँ मुकरियाँ की रचना खड़ी बोली में की हैं। ठीक है, यहाँ से आप जानते रहें। फिर अमीर खुसरो को कहा जाता है तोताए हिंद या तूतिए हिंद। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न 2011 या 13 में आया हुआ है। विकल्प में तोताए हिंद था, तूतिए हिंद था, तो इसमें आपका तूतिए हिंद सही होगा, तोताए हिंद नहीं। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। उसने कहा है, क्या कहा देखें। अमीर खुसरो को निम्नलिखित महत्वपूर्ण पद्यांश है। चा मम तूतिए हिंदुम अर राष्ट्र पुरुषी, जे मम हिंदुई पुरुष तानाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, माने तूतिए हिंद। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदुई में पूछो, जे मम हिंदुई पुरुष, जिससे मैं तानाज गोयम, जिससे मैं आपको कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। इनको क्या कहते हैं? तूतिए हिंद। तूतिए यहाँ गैप होगा, हिंद। ठीक है,
तोता हिंद नहीं। ठीक है, फिर आगे चलें। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध के सहरपा के रचनाओं में मिलता है। बौद्ध सिद्ध के सबसे प्राचीन सरैपा हैं। सरैपा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? दोहा कोश, हमने आपको बताया था। सरैपा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ क्या था? दोहा कोश। यहाँ से प्रश्न बनता है, दोहा कोश सरैपा का, चार्यापद सबरपा का। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। फिर देखें, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुण्य को माना है। 7वीं शताब्दी कवि थे, पुष्य या पुण्य को माना है। फिर राहुल शंकरतैन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, तो हर बार पूछा जाता है कि सरैपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल शंकरतैन। हिंदी का प्रथम कवि सर्वमान्य रूप से भी सरैपा माने जाते हैं। हिंदी की प्रथम रचना श्लोकाचार्य मानी जाती है। श्लोकाचार्य किसकी रचना? देव की है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। गणपत गुप्त ने शालिबद्ध सूर को माना है। ये सब रचनाओं के कवि मानने वाले प्रस्तोता को आप याद कर लें। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। फिर देखें, क्योंकि आदिकाल संबंध जितने भी अच्छे प्रश्न हैं हमने आपको 3 वीडियो में ही प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप केवल उसको देखते रहेंगे तो आप जो आदिकाल से 3, 4, 5, 6 नंबर का प्रश्न बनता है, बन सकता है 6-7 नंबर का, तो यहाँ से आप आसानी से कर लेंगे या और बन जाए। ठीक है, तो देखें, हजायब शाह द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग कहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ये लाइन। ठीक है, और ये तो पूछा जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो विकल्प में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही रहते हैं और नहीं रहते। ठीक है, और विकल्प में रहेगा, लेकिन ये राहुल शंकरतैन, रामचंद्र शुक्ल नहीं रहेंगे। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वालों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही जी मुख्यतः थे। फिर उसके बाद राहुल शंकरतैन, रामचंद्र शुक्ल भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। ठीक है, यदि चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं रहेंगे तब राहुल शंकरतैन और रामचंद्र शुक्ल को आप रख सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अपभ्रंश को हिंदी से पृथक किसने माना? अब देखिए कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वानों में नाम, अपभ्रंश को हिंदी से पृथक करने वाले विद्वानों में नाम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, क्योंकि हम लोगों को कोचिंग में ही बताया गया था। डॉक्टर सर जो हमको पढ़ा रहे थे उसमें बताया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, अपभ्रंश को हिंदी को पृथक मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। इन्होंने कहा है कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है, अपभ्रंश जो है हिंदी से अलग है। तो आप ध्यान दें, यहाँ गलती मत करिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। फिर देखें, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। अब देखिए, जो उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको ग्रामर में, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, मानक हिंदी, ये आपका क्रम है। तो क्रम में हम आपको बताएंगे। फिर यहाँ से पूछा जाता है कि सितार यंत्र की जन्मदाता, कव्वाली के, तराना गायन के कौन है? अमीर खुसरो। आप जानते हैं अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि हैं। इस सबसे विडंबना वाली बात यह है कि राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कब कह दिया? ये देखिए, यहाँ बहुत एक उनकी अलग सोच थी वर्मा जी की, डॉक्टर साहब की, कि उन्होंने राम कुमार वर्मा को खड़ी बोली का कवि न मान करके अवधी भाषा का प्रथम कवि कहा है। तो मित्रों ध्यान दें, हम केवल अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कब जानते हैं, लेकिन पूछा जाएगा राम कुमार वर्मा ने किस भाषा का प्रथम कब कहा है अमीर खुसरो को? तो अवधी भाषा का होगा। मित्रों, जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।